खोल दूं ताकि ये रहेगा। अ, दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम लेकर आते हैं एक शनिवार छोड़कर टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ते हैं और किसी एक चयनित किताब पर बातचीत करते हैं। और आज एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। कविता संग्रह को विराम देकर हम कहानियों की तरफ जा रहे हैं और आज फिर हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ेंगे और जितेंद्र श्रीवास्तव जी बात करेंगे किसी एक चयनित किताब पर। और जितेंद्र श्रीवास्तव जी का परिचय क्या है? जितेंद्र श्रीवास्तव जी कवि हैं, आलोचक हैं, संपादक हैं। देश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक में नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। देश के प्रमुख साहित्यकारों में आपका नाम आता है। आइए सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। और सर के धन्यवाद। स्वागत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज सर ने जिस किताब का चयन किया है, मैंने शुरुआत में कहा कि हम आज कहानियों की तरफ रुख कर रहे हैं। आज से इसमें कहानियों पर बात होगी, कहानी संग्रह पर बात होगी। और पहली जिस कहानी संग्रह का जिक्र होने जा रहा है वो है सर्वेश सिंह जी की किताब पर। सर्वेश सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के, जैसे प्रयागराज अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वेदपुर मांडा गांव में जन्मे हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा इन्होंने जब प्राप्त की जेएनयू से, नई दिल्ली से। वर्तमान में सर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के विभाग प्रमुख हैं, डीन हैं। हिंदी की शीर्षस्थ पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। रामचरित मानस की औपनिवेशिक कथावाचकीय तथा तथाकथित प्रगतिशील व्याख्याओं से मुठभेड़ एवं उसके सटीक अर्थायन का निरंतर आप प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में आपकी कुल 4 किताबें प्रकाशित हैं आलोचना पर। निर्मल वर्मा की कथा भाषा 2012 में, साहित्य की आत्मसत्ता 2015 में, आलोचक का स्वप्न 2017 में, और रामचरितमानस बनाम ग्रामचरितमानस। विषय ही बड़ा अनोखा है। और आपकी कविता संग्रह पर 2 किताबें हैं और उसके भी विषय बड़े रोचक हैं। पत्थरों के दिल में जो 2016 में प्रकाशित हुई, और हिंदू 2020 में। और आज हम जिस किताब पर यहां चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का जिक्र हम करें इससे पहले वह किताब आप तक जरूर दिखाना चाहेंगे। और किताब का नाम है ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे। आज इस किताब पर चर्चा होनी है। कहानी संग्रह है, जैसा कि हमने पूर्व में कहा। हमारे जितेंद्र श्रीवास्तव जी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले की शुरुआत करें। यदि आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का बंधन कदापि नहीं है, लेकिन साहित्य प्रेमियों तक, साहित्य को समझने वालों तक आप इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, यह आपकी जिम्मेवारी है। सर, सर्वेश जी का परिचय, सर्वेश जी का कहानी संग्रह आपके हाथ है। सर्वेश जी को आप व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। सर्वेश जी की इस कथा संग्रह, कहानी संग्रह में आपका अपना एक आपका अपना विचार भी इस किताब के आवरण पृष्ठ पर देखा जा सकता है। सर्वेश जी की ये किताब, इसका शीर्षक ही कुछ ऐसा है कि हर किसी को आकर्षित करे किताब के करीब। शीर्षक इस तरह से है कि ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे। और जब हम कहानी संग्रह की बात कर रहे हैं तो यकीनन कहानी संग्रह के भीतर में कई सारी कहानियां होंगी और उन कहानियों को इस किताब के भीतर इस शीर्षक के अंतर्गत किस तरह से आप देखते हैं। और सर्वेश जी को
बतौर लेखक, एक आलोचक की नजर से जितेंद्र श्रीवास्तव जी का अपना किस तरह का नजरिया है सर? आ, बहुत अच्छी बातचीत शुरू की आपने, और आपने एक तरह से सर्वेश का परिचय भी दे दिया है। और अच्छा लग रहा है। अस्वस्थ होने के कारण एक अंतराल आया, और फिर हम लोग आज उपस्थित हैं चर्चा में। लेकिन ये बदलते मौसम के साथ हो ही जाता है। आज बिल्कुल। थोड़ी तबीयत तबीयत ठीक लगी, तो मुझे लगा कि आज ये कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इस बहाने भी थोड़ा बदलाव महसूस होता है। तो सर्विस के बारे में आपने बताया। सर्विस को हिंदी की दुनिया में लोग जानते हैं। अ, प्राथमिक रूप से उनकी पहचान एक कवि और आलोचक के रूप में बनी थी। अ, आलोचना की उनकी किताबें अधिक आ गईं, और जाहिर है हम्म। कि अकादमिक दुनिया में रहते हुए यह एक जिम्मेदारी भी कई बार होती है कि कुछ काम किया जाए, कुछ नए ढंग से सोचा समझा जाए। सहमति असहमति अपनी जगह बनी रहती है। जरूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ उससे सब लोग सहमत हों, जो कोई और कहे उससे मैं सहमत हो जाऊं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये कहा सुना जाना चाहिए, ये बातें आनी चाहिए साहित्य की दुनिया में। अपने अपने अप्रोच होते हैं लोगों के। तो एक अच्छी बात यह है कि सर्वेश की पढ़ाई लिखाई जरूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन उनके सोचने और समझने का ढंग, जो जेएनयू के बारे में मशहूर है, हम्म। कि वामपंथी ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं, सर्वेश का वह ओरिएंटेशन नहीं रहा है। वो अलग ओरिएंटेशन के साथ देखते रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीर अध्येता हैं वो। बहुत गहराई से अपने विचारों को रखते हैं, तर्क करते हैं। और हमें लगता है कि अकादमिक दुनिया कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है कि जहां पर जो हमसे असहमत है तो हमारा दुश्मन है, जैसे बिल्कुल। भाव होने चाहिए। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कहीं भी। हम सब सहचर हैं। और यह अकादमिक दुनिया ही है, यह ज्ञान की दुनिया ही है, जहां पर असहमति ही उसका सौंदर्य है। हम्म। हाँ, मूर्खों की दुनिया में सहमति का सौंदर्य होता है। विद्वानों की दुनिया में असहमति का सौंदर्य होता है। असहमति से ज्ञान बढ़ता है, तर्क से ज्ञान बढ़ता है। हाँ, चीजें बढ़ती हैं। तो सर्वेश का लेखन मुझे आकर्षित करता रहा है। जब मैं उम्मीद निकाल रहा था, तो रामचरितमानस पर उनका एक आलेख मैंने प्रकाशित किया था उसमें। जैसा आपने कहा कि इस कहानी संग्रह पर भी मेरे विचार हैं यहाँ। इनके कविता संग्रह का भी स्लैब मैंने लिखा था जब इनका कविता संग्रह पहला आया था। तो इनकी रचनाशीलता से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। लगभग लगभग 2.5 दशक का संबंध है, 25 साल से अधिक दिनों से है। लेकिन आज जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यह व्यक्तिगत कारणों की चर्चा नहीं है, यह साहित्यिक कारणों की चर्चा है। हम्म। आ, सर्वेश ने कविता और आलोचना के बाद जब कहानी की ओर रुख किया और लिखना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आश्चर्य भी हुआ। सामान्यतः अब हम लोग उस दौर में हैं कि लोग अपना एक स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं और उधर ही काम करते हैं। जो एक बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा या प्रतिभा के कई डायमेंशंस वाला दौर बीतने लगा है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो कई विधाओं में काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो सर्वेश का यह कहानी संग्रह मैं उनकी प्रतिभा के विस्तार के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि सर्वेश को लगा कि इस दिशा में भी काम हो सकता है, करना चाहिए। तो सर्वेश ने यह काम किया है। यह जो किया है। हम्म। अ, अच्छी बात यह है कि जब ये कहानी संग्रह आया तो लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। स्वागत भी किया है। और नाम जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे, बड़ा अच्छा सा नाम है ना? बहुत अच्छा सा नाम है, सब कुछ है। और अम, अलग
एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि जो पाठक है वो एक अलग भाव महसूस करता है इसका आवरण देख करके ही, इसका नाम सुन करके। इस संग्रह में इनकी 9 कहानियाँ जो हैं वो संकलित हैं। रोशनियों के प्रेत, ज्ञान क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पत्थरों के मन में क्या है, मसान भैरवी, किस्सागो, चाहना, आरवी, ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे, और वायरस नाम की आ, कहानी जो है वो इसमें आ, हम्म, शामिल है। और मैं कुछ कहूँ उसके पहले, जो मैंने इस पर कहा है वह भी पाठकों से हम्म, अलग-अलग ढंग से भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर्वेश की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, वो ये है कि आलोचक जब सृजन की ओर आता है तो कई बार बड़ी मुश्किल होती है। लोगों को लगता है बहुत गूढ़ किस्म की भाषा लिखेगा या लिखेगी, जैसा होता है। कवि या कथाकार जब आलोचना की ओर जाते हैं तो उनकी भाषा थोड़ी भिन्न किस्म की होती है। आलोचक जब आते हैं तो भिन्न होती है, लेकिन सर्वेश के वहाँ एक अच्छी चीज ये है कि उनके कथाकार की, उनके कवि की और उनके आलोचक की, तीनों की भाषा अलग। तीनों का जो अनुशासन है, उस अनुशासन को समझते हैं सर्वेश। और ये कहानियां पठनीय हैं। इनकी जो सबसे पहली विशेषता यह है कि इनमें गहरी पठनीयता है। आप आरंभ करें अगर कहानी को तो आप छोड़ेंगे नहीं, बांधे रखते हैं सर्वेश अपनी कहानियों में। बहुत सारी कहानियों में आपको रामचरितमानस के, कबीर के, कई जगहों पर कुछ सिनेमा के गीतों के बहुत अर्थानुकूल प्रयोग आपको मिलेंगे। लगेगा कि जैसे यहाँ अर्थ खुल गया है इससे, जो कविताएं आ गई हैं उनके माध्यम से, गोस्वामी जी की जो पंक्तियां आ गई हैं उनके माध्यम से, अ, कबीर दास जी की जो पंक्तियां आ गई हैं उनके माध्यम से, या किसी सिनेमा का कोई गीत आ गया है उसके माध्यम से। यह भी एक कह सकते हैं कि लेखकीय प्रविधि होती है। लेखक को विकसित करना होता है इसे अपने भीतर। तो सर्वेश ने जो है इसे विकसित किया है। किस्सा गोई खूब बढ़िया है। मतलब जिसको कहते हैं ना, किस्सा कहना आता है सर्वेश सिंह को। कथा कैसे कहना चाहिए, चाहे वो धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र जैसी लंबी कहानी हो, या छोटी छोटी जो कहानियां हैं, पत्थरों के मन में क्या है जैसी कहानी, या आरवी जैसी कहानी, जो छोटी कहानियां हैं, हर जगह यह किस्सा गोई जो है वो हमें दिखाई देती है। और सर्वेश की जो प्रतिभा है उससे भी हमें परिचित कराती चलती है। जो इनकी सबसे लंबी कहानी है इस संग्रह की, अ, ज्ञान क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह विश्वविद्यालयी दुनिया का यथार्थ है। विश्वविद्यालयी दुनिया में जो एक कह सकते हैं अंधेरा लंबे समय से है, हालांकि उसी अंधेरे में बीच बीच में प्रकाश भी होता रहा है, वरना हम सब कहाँ होते, हम लोगों को कौन पूछने वाला था। लेकिन एक बड़ा हम्म, अंधेरा विश्वविद्यालयी दुनिया में रहा है। जो चयन प्रक्रियाएं रही हैं, जो बहुत कुछ ऐसा रहा है जिस पर मतलब कई तरह के पर्दे पड़े रह गए हैं। ये कहानी उससे मुठभेड़ करती है कि कई बार जो हम्म, विश्वविद्यालयी दुनिया में होता रहा कि ज्ञान नहीं, अन्य अन्य चीजें महत्वपूर्ण होती रहीं। हो जाती हैं। आप किस, आप किसके विद्यार्थी हैं, यह आपके लिए आपकी प्रतिभा का सूचक हो जाता है। आपके लिए वो आपके कह सक आपका गुण और अवगुण बन जाता है। अगर आपके गुरु प्रभावशाली हैं, बड़े व्यक्ति हैं, तो आपका गुण है। हो सकता है कि उनसे द्वेष रखने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल गया, तो वो आपके गुण को अवगुण में बदल देगा। यह कहानी
अ, कई बार हास्य के सहारे, कई बार विडंबना के सहारे, कई बार बहुत कह सकते हैं भीतरी जो तड़प है, उसके सहारे हुँ, अ विश्वविद्यालय दुनिया के अंधेरे में प्रकाश की तलाश करने की कोशिश करती है। उस अंधेरे में कहीं कोई रोशनी की किरण मिल जाए, उसको ढूँढने की कोशिश करती है और एक तरह से कह सकते हैं कि कहानी का अपना न्याय है कि वहाँ वह अंधेरा छँटता भी है, मिलता भी है, लेकिन यह कहानी एक बड़े सत्य को हमारे सामने रखती है और इस पे बात होनी चाहिए। इस तरह की कहानियाँ और भी पहले लिखी हुँ, गई हैं विश्वविद्यालयी दुनिया को लेकर, वहाँ के जो अंदरूनी कदाचार हैं, उनको लेकर। तो सर्वेश की यह कहानी बनारस और पहाड़ और पता नहीं क्या-क्या केंद्र में रख कर के लिखी गई है, लेकिन उसको किसी एक शहर, किसी एक विश्वविद्यालय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और जो उसके आचार्य जी हैं हुँ, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उस कहानी के आचार्य जी जैसे ही आपको दिखाई देंगे। चयन समितियों में बैठे लोग अ, आपको दोनों तरह के दिखाई देंगे। आपको आज की तारीख में आपको ऐसे चयन समिति में बैठे लोग भी मिलेंगे जो बहुत पारदर्शी होते हैं हुँ, और अब हुँ, कोशिश करते हैं अपनी ईमानदारी से कुछ करने की और दूसरी तरफ आचार्य जी जैसे लोग भी मिलते हैं। तो ये कहानी कह सकते हैं कि पिछले लगभग 40-50 वर्षों का जो अ, विश्वविद्यालयी अंधेरा है अ, उस पर चोट करती है। उसको मतलब बताती है कि सत्य जो बाहर चमक-दमक है उसके भीतर का अंधेरा कैसा है। तो यह एक बड़ी चीज़ है। रोशनियों के प्रेत धीरे-धीरे कैसे यह जो शरीर है और हुँ, यह जो चलते-फिरते मनुष्य हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इनके भीतर प्राण बचा हुआ है। यह कहानी हुँ, इसकी पड़ताल करती है कि सिर्फ़ ये जीवित दिखना ही जीवित होना नहीं होता है। किस तरह हुँ, हमारी मनुष्यता मर गई है। किस तरह सिर्फ़ हम भौतिक लालसाओं और तमाम लाभ-हानि के गणित में रहते हैं। ये कहानी उसकी पड़ताल करती है और किस तरह एक मृत स्त्री के साथ दुराचार की घटना जो है उसको ये कहानी अपना विषय वस्तु बनाती है और कह सकते हैं कि भीतर तक हिला देती है कहानी। आप कहानी हुँ, के अंत तक पहुँचते आप कहानी के अंत तक पहुँचते-पहुँचते अवसन्न रह जाते हैं, हिल जाते हैं भीतर तक हिल जाते हैं। तो ये ये मतलब बहुत अलग तरह की कहानी है। सामान्यतः इस तरह की विषय वस्तु पर आपको कहानी नहीं मिलेगी। ज्ञान क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्रीय की विषय वस्तु पर कहानियाँ मिल जाएँगी। हालाँकि सर्वेश का अपना ट्रीटमेंट है उसमें। नए ढंग से कथा वस्तु विकसित की है सर्वेश ने वहाँ पर। लेकिन रोशनियों के प्रेत एक नितांत नए और भिन्न विषय वस्तु को लेकर के लिखी गई कहानी है। इसी तरह पत्थरों के मन में क्या है जो हुँ, हुँ, हमारा समय है, हमारे समय की जो राजनीति है, हमारे समय की जो मनःस्थितियाँ हैं, हमारे समय में जाति और धन और ये सत्ता की जो लालसा उद्दाम लालसा का जो है उसका जो तांडव नृत्य है, ये कहानी बिना कोई शोर किए उसको पकड़ने की कोशिश करती है और बात करती है। चाहना नए दौर में सिर्फ मतलब सिर्फ प्रेम तक इसको सीमित न करके देखें तो भी कि प्रेम का पूरा स्वरूप कैसे बदल गया है। दैहिक आवेग कितना महत्वपूर्ण हो गया है, रिश्ते कितने मलिन हो गए हैं, तमाम संदर्भों को अपने भीतर ये कहानी समेट लेती है। मतलब कोई इकहरी कहानियाँ नहीं हैं, सर्वेश की कोई भी कहानी इकहरी नहीं है। ये सभी कहानियाँ जो हैं, वो ईश्वर भी तुम्हें देखने आते थे या वायरस, ये सारी कहानियाँ ऐसी ही हैं। और बहुत अच्छी कहानी है आरवी, नितांत उत्तर भारतीय कथाकार की एक तरह से पूर्वोत्तर को केंद्र में रखकर लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें अपने सांस्कृतिक चिन्हों की पहचान की कोशिश है।
सांस्कृतिक भाव संवेदना की पहचान की कोशिश है। और मुझे अच्छी लगी ये कहानी। इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं, और कई चीजें जैसे इसमें देखें, सर्विस की जो भाषा है आप उसको भी देखें। प्रेम मृत्यु नहीं, उसका परम बोध है। उसका होना मृत्यु के बाद भी है। वह निर्वाण है, जैसे सुगंध का बिखरना। दुनिया से पलायन नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया की तलाश। और उसका निर्वाण भी एक घने प्रकाश की दुनिया, एक पवित्र वन, उर्वर स्वप्नों का देश, मन में अनाशक्ति का धारण, दर्पण सदृश बोध। आ, आ, आपको दार्शनिक स्पर्श भी मिलेगा सर्वेश की कहानियों में, सर्वेश की भाषा में। ऐसा मतलब कह सकते हैं कि बड़ी नरम भाषा दिखेगी। निर्मल वर्मा पर इन्होंने काम किया है। मैं इसे प्रभाव तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम अपनी परंपरा में ही होते हैं। बिल्कुल निर्मल जी जैसी भाषा नहीं लिखते सर्वेश। बहुत सारे हिंदी में हैं लोग जिन्होंने निर्मल जी की भाषा में कहानियां संभव की। हालांकि वो निर्मल जी की ऊंचाई को नहीं छू पाए। सर्वेश उस तरह निर्मल जी की ओर नहीं जाते, हालांकि उनकी कथा भाषा पर उन्होंने काम किया है। हम्म। और वो सारी सारी चीजें हैं। अ, इसमें एक और प्रसंग था जिसको मैं पढ़ना चाहता था यहाँ। मैंने उस समय इसको नोट किया था कि मैं बताऊंगा कि इसको जो है अ, ये जो मैं अभी आपको सुना रहा था अंश, ये जी ईश्वर वाली कहानी का अंश था। ईश्वर जी भी सर। बस तुम्हें देखने आते थे। और आरवी कहानी का एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि और जैसे कि ये जब ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे, इस कहानी को शुरू किया है सर्वेश ने दाग देहलवी के एक शेर से। क्या बात है। आशिकी आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। क्या बात है। आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं खुदा मिलता। नहीं ये मिलता। ये कोई प्रेमी ही कह सकता है इस तरह की बात, जिसका प्रेम में गहरा यकीन हो। ये हम्म। जो इश्क मजाजी का जो मामला है, इश्क मजाजी का जो मामला है, ये इश्क हकीकी इश्क मजाजी का जो पूरा चलता है, इसमें ये है कि हम्म। लौकिकता के साथ ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश, का एक जो पूरा मार्ग है वो ये है। अ, आरवी कहानी में जो एक प्रसंग है, कि कहते हैं मेघालय में स्त्रियों की सत्ता चलती है। हम्म। संतानें यहाँ माँ के नाम से जानी जाती हैं। मैंने बाहर सड़कों पर भी देखा कि हर दुकान पर स्त्री, आधी रात को सड़क पर स्त्री, बेखौफ निडर स्त्री। मजाल है कि कोई पुरुष बदनीयती से देखे। सबसे छोटी बेटी को विरासत जाती है यहाँ माँ के बाद। आरवी के घर भी यह साक्षात देख लिया। आरवी इसमें माँ है। और जाहिर है कि उसके पिता की कोई उपस्थिति इस कहानी में नहीं है। इसको लेकर के भी इसमें एक जिक्र है। इसमें जो अ, सती के तीन स्थल हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसकी भी पड़ताल की गई है। कामाख्या जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, त्रिपुरा में जो देवी हैं उनके बारे में। एक और जगह इसमें निकल करके आई है जिसको इन्होंने पकड़ा है। लोग जाते हैं दर्शन करने, देखने जाते हैं लोग वहां पर। लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, उसका भी जिक्र है। तो जो मैं आरंभ में कह रहा था कि ये सांस्कृतिक चिन्हों को खोजने की कोशिश है। एक कथाकार, एक कवि, एक सर्जक का यह भी काम होता है कि वह अपने सांस्कृतिक चिन्हों की खोज करता रहे। इसे किसी प्रतिक्रियावाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हाँ, अपने सांस्कृतिक चिन्हों को, अपने विरासत को भूलकर कोई भी कहाँ पहुंचेगा। मैं बार बार एक आग्रह करता हूं लोगों से और कहता भी हूं कि
जो स्मृतिहीन होगा और स्मृतियों से समझौता कर लेगा, वह कभी नहीं हो सकता। आप चाहें तो इसका विस्तार कर सकते हैं कि वो कथाकार भी नहीं हो सकता है। जो स्मृतियों से समझौता कर लेगा, वो क्या करेगा? वो दुनियादार हो सकता है। वो दुनियावी सफलता की तमाम मंजिलें चढ़ सकता है, लेकिन कवि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कवि को तो बराबर अपनी स्मृति को सुरक्षित रखना होता है और समझौता नहीं करना होता। ये जो तमाम अस्मिता विमर्श आए हैं हुँ, हिंदी की दुनिया में या कहीं भी, ये स्मृतियों से समझौता न करने के कारण संभव हुए। स्मृतियों से समझौता कर लेते तो ये संभव नहीं होता। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना, उसका मूल्यांकन भी करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये स्मृति के साथ होना है। स्मृति में डूबना नहीं है। स्मृति के साथ होना और स्मृति में डूब जाना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सर्वेश इस बात को समझते हैं कि हुँ। स्मृति के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हुँ? हाँ, तो ये है और ये पूरा कहानी संग्रह मुझे अपनी विषय वस्तु के लिए, अपनी भाषा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किस्सा-गोई के लिए महत्वपूर्ण लगा और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसे पढ़ेंगे, उन्हें निश्चित तौर पर सर्वेश का यह कहानी संग्रह बहुत पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने कहानी संग्रह पर बात रखी और सर एक अनायास प्रश्न हर किसी के ज़हन में आएगा आपकी ये पूरी व्याख्या सुनने के बाद कि मसान भैरवी, रोशनियों के प्रेम, किस्सा को और आरवी जैसी कहानियों के होने के बावजूद इस किताब का, इस पूरी कथा संग्रह का, इस पूरी कहानी संग्रह का जो शीर्षक है, वह शीर्षक इन्होंने ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे। यही रखना क्यों पसंद किया? क्योंकि अन्य कई आकर्षक हैं। देखिए क्या है, यह तो लेखक ही बता सकता है कि उसने अपने कहानी संग्रह का नाम अपनी जिस कहानी पर रखा वो क्यों रखा। कई बार कहानी के बीच से भी कोई नाम उठा लेते हैं लोग कविता, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी कहानी का ही शीर्षक बने, लेकिन उन्होंने बताया है। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि मैंने कहा है लेकिन उसको शायद रेखा अलग से रेखांकित किया जाए कि प्रेम जो है वो हुँ, सर्वेश के वहाँ जो संस्कृति चिंता और प्रेम दोनों प्राण तत्व की तरह हैं ये सर्वेश के वहाँ। और इस कहानी में भी प्रेम का जो एक कह सकते हैं कि बृहत्तर रूप देखने में आता है। ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते थे। यह भी है यहाँ हुँ, पर। और प्रेम और ईश्वर एक दूसरे से घुले मिले हैं। वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हुँ, यह मान लेना, हाँ, ईश्वर और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। बिना प्रेम के आप ईश्वर तक नहीं जा सकते और ईश्वर की उपस्थिति आपके प्रेम को और सघन और निर्मल बनाती है। जो आस्तिक हैं वो सब ये मानते हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को। मैं भी इस बात को मानता बिल्कुल। सर हूँ। आगे बढ़ते हुए और चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, आप देश में, वर्तमान में, हिंदी भाषा में, कहानी में किस प्रकार का काम हो रहा है अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सभी चीज़ों से परिचित होते हुए, कहानी संग्रह ईश्वर भी बस तुम्हें देखने आते हैं। इसे कहानियों में किस तरह देखते हैं, वर्तमान में जो काम हो रहा है, ये उनके कितना समकक्ष है जो पीछे काम हो चुका है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो साहित्य का समाज होगा, उसमें ये कथा संग्रह, ये कहानी संग्रह अपना क्या स्थान, अपना क्या रूप रखेगी? देखिए, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि यह एक मेरी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो इन कहानियों की जो विषय वस्तु है, वह हुँ, जो ट्रेंड में जो कहानियों की विषय वस्तु आप देखते हैं, हिंदी में जो एक कहानी का संसार है, उससे थोड़ा भिन्न है। हुँ, कई कहानियों की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, जैसे आरवी की मैंने कहा।
हम्म। जैसे मैंने रोशनियों के प्रेत के बारे में जिक्र किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन इस तरह की विषय वस्तु के साथ जो ये कहानियां आई हैं, उन्होंने हिंदी कहानी के परिसर को और विस्तृत किया है, उसकी परिधि का विस्तार किया है। और निश्चित तौर पर सर्वेश सिंह जो है की कहानियां वो हस्तक्षेप करती हैं। ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं, महत्वपूर्ण कहानियां हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने ईश्वर बस तुम्हें देखने आते थे इस कथा संग्रह पर, जो कि सर्वेश जी की लिखी हुई है। और सर्वेश जी का परिचय जैसा कि हमने शुरुआत में दिया, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग प्रमुख हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं। और आपकी कहानी संग्रह पर आज चर्चा हुई, और इसी के साथ एक नया सिलसिला शुरू हुआ कहानी संग्रह पर, कहानियों पर बात करने का। सर, आपने इस किताब पर और द न्यू भारत के लिए समय निकाला, इस हेतु हम आपका विशेष आभार मानते हैं। और आपने जिस तरह से शुरुआत से लेकर के कहानियों की पृष्ठभूमि पर, कहानियों के किताब के भीतर कौन कौन सी कहानियां हैं और उन कहानियों को पाठकों को क्यों पढ़ना चाहिए, जिस तरह से आपने आरवी का जिक्र किया, मशान भैरवी का किया, रोशनियों के प्रेत और किस्सा गो को आपने बेजोड़ किस्सा गोई का उदाहरण बताया है, जैसा कि आपने किताब में भी लिखा और यहाँ पर भी बताया। खास रूप में जो भी आज की तारीख में इस बात को मानते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए सामग्री कम है, कैसे उन तक सामग्री पहुंचे, कैसे उन्हें पता चले कि पढ़ना क्या है। तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से उनके लिए, उन पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जो पढ़ने के लिए आतुर हैं लेकिन सामग्री नहीं मिल रही है। तो आप इस किताब को जरूर मंगाएं। जिस तरह से सर ने बताया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस किताब तक खींच कर ले जाने का कार्य करेगी। सर ने शुरुआत में सबसे पहले लाइन में ही कहा कि यह पठनीय संग्रह है, और जब पठनीयता बढ़ जाती है, आपको पढ़ने को अपनी तरफ खींचती है, तो कहीं ना कहीं उस किताब का अपना महत्व होता है। सर, द न्यू भारत और दर्शकों की तरफ से आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुक्रिया। एक शनिवार छोड़कर फिर मुलाकात करेंगे आप ही के साथ, आपके अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है टीएनबी किताब शनिवार की, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। साथ ही साथ समस्त दर्शकों का बहुत शुक्रिया, जिनके प्यार मोहब्बत के कारण हमारा यह कार्यक्रम लगातार हो पा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह की प्रतिक्रिया आप देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं का बहुत शुक्रिया कि आपकी इन प्रतिक्रियाओं से कार्यक्रम को बल मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की शाम ठीक 8 बजे टीएनबी संडे प्राइम टाइम में। तब तक के आपसे विदा ले रहे हैं। मिलते हैं कल शाम ठीक 8 बजे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।